हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे फ्लो कंट्रोल्स इन पाइथन। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या फिर कोई एप्लीकेशन बनाना ट्राई करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस के साथ हमें डील करना होता है और उस कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अलग टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करना चाहूँ तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन या फिर कोई भी वेब एप्लीकेशन अगर आप लॉगिन करना चाहते हो तो तब। तो देखिए, जब भी हम कोई लॉगिन पेज ओपन करते हैं तो वहाँ पे सिंपल हमें ऑप्शन दिया जाता है लॉगिन के लिए और आपको दो फील्ड्स दिए जाती है। एक होता है आपका यूज़र नेम और दूसरी फील्ड होती है आपका पासवर्ड, राइट। और उस एप्लीकेशन के ऊपर पहले से ही हमने हमारा यूज़र नेम पासवर्ड सेट किया होता है, मतलब वो जो एप्लीकेशन प्रोवाइडर कंपनी है उनके पास हमारा एक यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी सेव है। जैसे कि मेरा अगर यूज़र नेम ए है और मेरा पासवर्ड स्मॉल ए है, मैं यूज़र नेम बी है, पासवर्ड स्मॉल बी है, यूज़र सी है, स्मॉल सी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा यूज़र नेम डालते हैं यहाँ पे। तो चलिए, मैंने सपोज मान लिया यूज़र नेम डाल दिया बी और हमारा जो पासवर्ड है मैंने डाल दिया एक्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो बी है वो इस टेबल के अंदर, मतलब डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है या नहीं, ये यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं, वो सर्च किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे बी प्रेजेंट है। अगर बी नहीं होता सपोज, तो यहाँ पे क्या डिसीजन लेना पड़ता हमें कि यूज़र नेम प्रेजेंट है ही नहीं, तो यूज़र को क्या मैसेज देना है। अगर ये चीज़ गलत होती, बी से मिलता ही नहीं, तो आप क्या मैसेज देते, यूज़र नॉट फाउंड, राइट, यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, यूज़र तो हमारा मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। फिर हम क्या करते हैं कि इस जहाँ पे भी वो यूज़र नेम मिला है इस टेबल के अंदर, उसका पासवर्ड हम बाहर लेके आते हैं। तो इस बी को हम वापस बाहर लेके आएंगे और किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो पासवर्ड हमने अभी डाला है उस फील्ड के अंदर, मतलब इसके साथ। अगर इन दोनों का मैचिंग हुआ तो इस केस में देख सकते हो हमने पासवर्ड एक्स डाला है और वहां से डेटाबेस के अंदर मुझे यूजर बी का पासवर्ड क्या मिला, बी। अब इन दोनों का मैचिंग नहीं हुआ तो हम वापस से क्या मैसेज देंगे, पासवर्ड नॉट मैच्ड, या फिर यूजर नेम पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अगर ये मैच हो जाता, सपोज यहाँ पे भी एक्स नेम भी होता, तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, यूजर नेम भी सही है, पासवर्ड भी सही है, तो उसका अगला टास्क क्या करवाना है, मतलब उसे आपका डैशबोर्ड दिखाना है या कहीं भेजना है, जो भी है वो हम डिसाइड कर पाते हैं अगर हमारा यूजर नेम पासवर्ड सही होता तो ये एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन मैच हो गई तो हमें कुछ टास्क करना है, अगर कंडीशन मैच नहीं हुई तो हमें दूसरा टास्क करना है। इस केस में हमें मैसेज दिखाने थे। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे कि बहुत बार हम क्राइटेरिया की बात करते हैं कि चलो एक क्राइटेरिया है कि अगर हमारा एज, एक जनरल स्टेटमेंट में लिखता हूँ, अगर हमारा एज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 18 है तो हम एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं एलिजिबल। तो यहाँ पे कंडीशन आ गई। तो देखिए, अगर हमारा एज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 18 है तो हम एलिजिबल है, राइट। ये कब होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू रही तो, राइट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हमारा एज 18 से ये बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, मतलब 18 से छोटा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम क्या मैसेज दे देंगे, नॉट एलिजिबल, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अपने यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे डिसीजन लिया है, तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। और इस कंडीशनल स्टेटमेंट के सेटिस्फाई होने के बाद, मतलब ट्रू होने के बाद क्या करना है और गलत होने के बाद क्या करना है, मतलब यहाँ पे हमने सिंपली मैसेज डिस्प्ले कर दिया, लेकिन आपको बहुत बार आगे का टास्क करना होता है तो वो इस कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। अब इन कंडीशंस को प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे लिखते हैं, जैसे हम पाइथन पढ़ रहे तो पाइथन के अंदर इन कंडीशंस को कैसे लिखने हैं, तो चलिए जान लेते हैं उन कंडीशंस को लिखते कैसे हैं। तो चलिए पहले हम सिंटैक्स जान लेते हैं। तो सिंटैक्स को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। आपको लिखना होता है इफ, स्मॉल केस के अंदर जो भी मैंने येलो की कलर में लिखा है वो सारे कीवर्ड्स है, तो आपको लिखना होता है इफ स्मॉल केस में। फिर उसके बाद आपको लिखनी होती है कंडीशन, और इस कंडीशन का जो भी रिजल्ट है वो हमेशा आएगा ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में, जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स में पढ़ा था और लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी पढ़ा था। हमें जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट मिलेगा उसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आएगा, ताकि हम डिसाइड कर पाए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है।
फिर इसके बाद आपको देना होता है कोलन। अब कोलन के बाद आप तो एक कंटिन्यूएशन में स्टेटमेंट लिखो, ये भी चल जाएगा, और आपको नेक्स्ट लाइन पे लिखना है। तो नेक्स्ट लाइन यहाँ से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ से आप लोग नहीं लिख सकते हो, आपको थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, तो थोड़ी स्पेस छोड़नी है और फिर आपको यहाँ पे आपका जो भी लॉजिक है वो लिखना है, जिसे मैं लिख दूंगा हमारा टास्क। तो मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, लेकिन ये स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है इंडेंटेशन। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ब्रैकेट होने की वजह से इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको याद रखना है इस स्पेस का कुछ तो इम्पोर्टेंस है। तो चलिए अगर हम कोई एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे मैं वही एग्जाम्पल लेता हूँ जो हमने अभी डिस्कशन में लिया था, कि हमारे पास एक वेरिएबल है एज, जिसकी एक इनिशियल वैल्यू है सपोज 21, और हमें कंडीशन चेक करनी है, अगर हमारी एज की वैल्यू 18 से बड़ी है या इक्वल है तो हमें प्रिंट करना है एलिजिबल, अगर नहीं है तो हमें प्रिंट करना है नॉट एलिजिबल। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको लिखना है इफ कीवर्ड। आपका कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आप लोग लिखोगे कि एज नाम के वेरिएबल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है तो ये कंडीशन चेक हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे लिए कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इफ स्पेस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको जो भी टास्क करना है वो टास्क स्पेस देके आपको यहाँ लिखना होगा, दैट इज प्रिंट। आपको एक मैसेज देना है सिंपली दैट यू आर एलिजिबल, तो आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लो आपका एज 21 नहीं है, आपका एज है 15, तो उस केस में क्या होगा, देखो इफ एज इज 15 विच इज नॉट ग्रेटर देन 18 और नॉट इक्वल्स टू 18, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आपको एलिजिबल नहीं प्रिंट करना है, आपको क्या प्रिंट करना है, नॉट एलिजिबल। मतलब अगर ये काम फॉल्स हुआ तो आपको क्या करना है, तो अगर आपके पास उस केस में चॉइस है तो आप एल्स पार्ट को यूज कर सकते हो। तो देखो एल्स कैसे होना चाहिए, एल्स हमेशा इफ के साथ होता है, तो आपको स्पेस पीछे करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा एल्स कोलन, और फिर वापस से आपको नेक्स्ट लाइन पे इंडेंटेशन मेंटेन करके मतलब स्पेस दे के आपको आपका नेक्स्ट लॉजिक लिखना है, टास्क लिखना है। तो मेरा नेक्स्ट टास्क था नॉट एलिजिबल प्रिंट करना, और मैंने प्रिंट कर दिया। तो देखिए जब भी आपकी एज की वैल्यू, एज नाम की वेरिएबल की वैल्यू 18 से बड़ी रहेगी, ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल प्रिंट करोगे। उस टाइम आपका जो एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला, दोनों साथ में एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। तो यह है इफ का सिंटैक्स। लेकिन अगर मैं यहां से इंडेंटेशन हटा दूं, मैं स्पेस पीछे कर दूं और यहां पे कुछ स्टेटमेंट लिख दूं, जैसे कि प्रिंट थैंक यू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ये जो स्टेटमेंट हमने आखिरी में लिखा है ना, ये इफ के अंदर है ना एल्स के अंदर है। क्योंकि इफ के अंदर होता तो ये कंटिन्यूएशन में इसी लाइन के अंदर होता जो स्पेस देके हम लोग लिख रहे हैं, अगर एल्स के अंदर होता तो वो इसी लाइन में होता एल्स के अंदर। लेकिन ये प्रिंट स्टेटमेंट हमने पीछे लेके लिखा है, मतलब इंडेंटेशन हमने हटाया है और इफ एल्स के लाइन में ही लिखा है। मतलब कंपलसरी लाइन क्या हो गई, एज इफ एल्स प्रिंट। तो कंपाइलर क्या करेगा, एज की कंपैरिजन करेगा, अगर ये ट्रू है तो एलिजिबल प्रिंट करेगा, अगर ये फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन कंपलसरीली वो थैंक यू को प्रिंट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये ना इफ के अंदर है ना एल्स के अंदर है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकता है। तो बहुत बार ऐसे होगा कि हमें बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस के साथ डील करना होगा। जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल को इलेबोरेट करूँ तो मैं दो कंडीशंस लिख सकता हूँ, जैसे कि हमारा एज अगर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18 है तो हमें आगे चल के और एक कंडीशन चेक करनी है। वो कंडीशन कुछ इस तरीके से है, जैसे कि हमारा जो जेंडर है वो कंपल्सरीली फीमेल होना चाहिए तो ही आप एलिजिबल हो। आपको दो कंडीशन दी गई है, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स होती है तो आप प्रिंट करोगे नॉट एलिजिबल। तो इस टाइप के मल्टीपल कंडीशंस जब भी हमें चेक करनी होती है तो आपको एक तो इफ एल्स के कॉम्बिनेशन यूज करने होते हैं, या फिर कोई और लॉजिकल ऑपरेटर वहां पे यूज कर सकते हैं तो हम उन्हें यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ जान लेते हैं हाउ टू राइट इफ एल्स स्टेटमेंट करेक्टली। तो चलिए इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं।
तो एज यूजुअल हमने यहाँ पे हमारा फोल्डर ओपन करके ही रखा है पाइथन ट्यूटोरियल, और इसके अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे और उस फाइल को हम नाम देंगे डेमो कंडीशनल स्टेटमेंट। सो डेमो कंडीशन इज द नेम ऑफ फाइल डॉट पी वाई। एक्सटेंशन लिखना बहुत ज़रूरी है। अब इस फाइल के अंदर हम पहले सिंटैक्स को जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया था सिंपली एज, और उसे कुछ वैल्यू असाइन की थी, और फिर हम नेक्स्ट लाइन पे लिख रहे हैं इफ़ स्पेस देके आपको कंडीशन लिखनी तो हमारी कंडीशन थी एज विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 18, ये हमारी कंडीशन थी। फिर हमने यहाँ पे कोलन दिया था, और फिर नेक्स्ट लाइन पे देखिए हम यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, आपको स्टेटमेंट स्पेस देके लिखना होता। तो इंस्टेड ऑफ स्पेस हम लोग क्या करेंगे, टैब देंगे, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में कीबोर्ड के अंदर होता है। तो टैब देके मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर एक मैसेज लिखा एलिजिबल। तो अगर हम इस प्रोग्राम को सेव करके रन कर देते हैं तो हमें यहाँ पे हमारा जो आउटपुट मिलेगा, आप देख सकते हो हमारा जो आउटपुट आया है वो है एलिजिबल। लेकिन अगर ये स्पेस हम लोग हटा देते हैं, देखिए मैं इस स्पेस को हटा रहा हूँ और लिख दूँ सेव करके, अगर मैं इसे रन कर दूँ तो आपको कुछ एरर मिलने वाली। तो यहाँ पे एरर में आप लोग देख सकते हो कि लाइन नंबर 3 पे एक एरर है प्रिंट, और एरर क्या है, इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन नंबर 2। मतलब इफ के बाद आपको जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो टैब देके ही लिखना पड़ेगा। तो ये है पाइथन का इंडेंटेशन। तो चलो मान लो अगर मैं स्पेस नहीं देता हूँ लेकिन एक खाली लाइन बीच में डाल देता हूँ तो क्या होगा। तो मैं इसे सेव करके क्लियर करके वापस से एक बार रन करके देखता हूँ, फिर भी वो एरर दे रहा है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि अगर आपने एक कंडीशन दी है तो आपको एक स्टेटमेंट कंपल्सरीली लिखना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिखना है तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव कीवर्ड दिया गया है, वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कशन में ले ही लेंगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको इफ के बाद एक कंडीशन लिखनी है और उस कंडीशन के बाद कोलन लिखना है, और आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा इफ के अंदर वो टैब देके लिखना है। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ऊपर जो कंडीशन दी गई है, तो आपको इफ के लाइन में ही, देखो मैं पीछे आके लिख रहा हूँ एल्स कोलन, फिर एंटर करके नेक्स्ट लाइन। तो देखिए मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली उसी पोजीशन पे जा रहा है जहां पे उसे होना चाहिए। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग VS कोड IDE यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेस ऑटोमेटिकली आ चुका है, तो मैं सही जगह पे हूँ, और यहाँ पे मेरा जो मैसेज प्रिंट होने वाला है वो कुछ नॉट एलिजिबल का इस तरीके से रहेगा। और फिर मैं इस स्टेटमेंट को सेव करके क्लियर करके इसे वापस से एक बार अगर रन कर दूं तो आप देख सकते हो हमारा मैसेज आया है एलिजिबल, क्योंकि हमारा एज की वैल्यू कितनी है 21। अगर मैं इस वैल्यू को कर दूं 5 और सेव करके अगर मैं वापस रन कर दूं तो आप देख सकते हो आपका जो कंडीशन है वो प्रिंट कर रहा है नॉट एलिजिबल। उस टाइम आप इस एलिजिबल वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस कंडीशन को आपने फॉल्स रीड किया था। और एक स्टेटमेंट हमने लिखा था लास्ट टाइम, तो वो लिखा था प्रिंट थैंक यू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थैंक यू। तो देखिए अगर मैं इस स्पेस के साथ लिख देता हूँ और इस एज की जो वैल्यू है मैं 25 कर देता हूँ, सेव करके अगर मैं रन कर दूँ तो आप देख सकते हो हमें क्या मैसेज मिल रहा है, एलिजिबल। तो एलिजिबल प्रिंट हुआ, सही है, क्योंकि एज हमारा 18 से बड़ा है। लेकिन आपका जो थैंक यू वाला मैसेज है वो प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि देखिए आपने स्पेस दिया है, मतलब ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट किसके अंदर चले गए, एल्स के अंदर। अगर इफ ट्रू हो जाता है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को थोड़ा सा बाहर ले लूँ, मैंने पीछे ले लिया, तो देखिए ये किसके लाइन में है, यहाँ इफ एल्स के, मतलब इफ एलिजिबल है तो नॉट एलिजिबल प्रिंट नहीं होगा, अगर नॉट एलिजिबल है तो एलिजिबल प्रिंट नहीं होगा। लेकिन ये प्रिंट स्टेटमेंट ना इफ का पार्ट है ना एल्स का पार्ट है। तो अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को रन कर दूं तो आपका जो आउटपुट आएगा, सॉरी मुझे इसे सेव करना होगा, फिर हम क्लियर करके इसे एक बार फिर से रन कर लेते हैं और देख सकते हो आपको मैसेज मिला एलिजिबल, जो कि इस कंडीशन के ट्रू होने पर मिला, और एल्स के बाहर जो हमने लिखा है थैंक यू वो एज इट इज प्रिंट हुआ। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज भी कर दूं, अगर मैं वापस से 5 कर दूं और फिर से अगर मैं इसे रन करूं तो आप देख सकते हो नॉट एलिजिबल तो मैसेज मिल गया, और थैंक यू कंपल्सरीली प्रिंट हो ही रहा है, मतलब वो ना इफ का पार्ट है ना एल्स का पार्ट है। तो आगे चल के अगर मुझे इस वैल्यू को यूजर से लेना है, तो हमने देखा था कि हम यूजर से वैल्यू कैसे ले सकते हैं। तो हमको लिखना होता है इनपुट और एक मैसेज दैट एंटर योर एज, और ये जो एज मिलेगा
इसे न्यूमरिक वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना है, राइट। तो इस वैल्यू को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है, टाइप कन्वर्जन। तो हम लिखेंगे इंटीजर और इसके अंदर फिर हम लोग लिखेंगे इनपुट एंटर योर एज और फिर वो मैसेज प्रिंट कर देगा। तो चलिए मैंने इसे सेव किया और रन कर दिया। तो देखिए एंटर योर एज, तो मैंने मेरा एज डाल दिया सपोज 45, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा एलिजिबल थैंक यू। अगर मैं इसे वापस रन कर देता हूँ और मैं मेरा एज डाल देता हूँ 17 और एंटर कर देता हूँ, तो आपको मैसेज मिलेगा नॉट एलिजिबल। तो ये सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये था बेसिक प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड इफ एल्स का सिंटैक्स। आने वाले वीडियो में हम थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट दैट इज इफ एल्स। विल सी यू in the next video.